आरटीई की किस धारा के तहत, ना कि संविधान के किस धारा के तहत, आरटीई के किस धारा के तहत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार होगा, है ना। और अगर कहेंगे संविधान के किस धारा के तहत अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाना बच्चे का अधिकार होगा, तो धारा 21A, ठीक ना। बच्चे एक एकेडमिक ईयर में किसी भी कक्षा में स्कूल से टीसी का डिमांड कर सकते हैं, किस धारा के तहत, धारा 5 के तहत। किस धारा के तहत विद्यार्थी, अच्छा खेल वाला भी नहीं बताया, किस धारा के तहत बच्चे को बच्चे के आयु के अनुसार नामांकन की सुविधा, धारा 4। और किस धारा के तहत माता पिता के कर्तव्य निर्धारित और किस धारा के तहत विद्यालय पूर्व शिक्षा का वर्णन किया गया, किस धारा के तहत समुचित सरकार के कर्तव्यों का वर्णन किया गया, धारा 8। तब तो 9 पूछना बेकार है, 9 तो तुरंत बताइएगा। तो एक काम करते हैं, दूसरी धारा में क्या उल्लेख है, हमें लगता है कि सबको याद होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी वो याद हो गया। चलिए तो आज भी उसी जोश के साथ आप लोगों को क्लास में हमें साथ देना है। आज हम लोग धारा 12 से धारा 28 तक यानी चौथा अध्याय को आज पढ़ेंगे और उसे भी इसी प्रकार याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। आज तो हम लोग धारा अध्याय 4 को सिर्फ डीपली पढ़ेंगे, 5, 6, 7 हल्के में लेकर निकल जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि पूछा भी, आपका कहना सही है कि 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, और लेकिन पूछा भी जाता है तो ज्यादातर अध्याय 4 तक। इसलिए 3 अध्याय तक तो हम लोग बेहतर पढ़ लिए हैं, 1 अध्याय और पढ़ लीजिए, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। चौथा, 5वां, 6ठा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का हम लोग चौथा अध्याय पढ़ के इसको समाप्त कर देंगे। फिर एक बात याद रखिए जूली, एक क्वेश्चन तो आता ही है, ये मानती है ना कम से कम, लेकिन ऑनलाइन फेज में 20 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो 20 क्वेश्चन बना ना, समझिएगा बात को। पहले की सब मामला कुछ और था कि सर एक बार एग्जाम हुआ, एक क्वेश्चन देगा तो कहाँ से देगा, चौथी धारा से, चौथे अध्याय से देगा। लेकिन वो एक ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं ना देगा, 20-22 शिफ्ट में एग्जाम लेता है वो, तो 20 क्वेश्चन तो उसको आरटीई से देना है, तो कहीं से भी इस बार पूछ सकता है। इसलिए आपको ध्यान देना, हम चौथा अध्याय कंप्लीट पढ़ाएंगे बढ़िया से, उसके बाद सरसरी निगाह से आप लोगों को प्रतिलिपि दे ही दिए, अपना देख लीजिएगा, है ना। बस 1 से चौथी अध्याय को बढ़िया से पढ़िए। 3 अध्याय आप पढ़ ही लिए हैं, चौथा अध्याय आज पढ़ लीजिए। देखिए चौथा अध्याय में 3 धारा आप लोग पहले से जान रहे हैं। चौथे अध्याय में धारा 12, धारा 19 और धारा 25 आप लोग जान रहे हैं। कैसे जान रही हैं? आपको हमने बताया था। देखिए धारा 19 में, आर्टिकल 19 में क्या है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में नामांकन, पढ़ाई, फीस सब चीज का पैसा लिया जाता है ना। तो वहाँ भी प्राइवेट स्कूल को भी ये डायरेक्शन, मतलब निर्देश, ऑर्डर दिया गया है कि आप जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन कुल नामांकन का, पहली कक्षा में कुल नामांकन का 25% सीट यानी 25% एडमिशन रिजर्व रखना है। उन्होंने कहा गरीब, और 2 कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल को इस धारा के तहत यह निर्देश दिया गया है कि पहली कक्षा में
कुल नामांकन का 25% आपको निःशुल्क में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी है। ठीक है, किन के लिए 25% सीट रिजर्व रखा गया है? किन के लिए? जो सुविधाहीन बच्चे हैं और जो दुर्बल बालक हैं, दुर्बल व सुविधाग्रस्त या सुविधाहीन। अभी बताइए। तो वही दुर्बल। हाँ, क्या देखे धारा 12 में क्या है? प्राइवेट स्कूल को आप लोग जिस स्कूल में पढ़ा रही हैं उस स्कूल में 25% सीट, चाहे वो सेंट जोसेफ बड़ा स्कूल हो चाहे छोटा मोटा स्कूल कहीं का हो, ठीक है, गांव देहात का कॉन्वेंट स्कूल, हर स्कूल की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूल की बात, कि आपको पहली कक्षा में मान लीजिए कि इस सेशन में आपने 100 एडमिशन लिया है तो उसमें 75 तो जनरल है, लेकिन 25 सीट पर गरीब या सुविधाहीन बालकों का नामांकन लेना है और नामांकन फ्री में लेना है, किताबें फ्री में देनी है, 8वीं कक्षा तक उसको फ्री में पढ़ाई करानी है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, सरकारी में तो 100% आपको फ्री एजुकेशन है ना, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो अपने खर्चे से चलाता है स्कूल, तो उसको भी कम से कम 25% RTE के रूल के मुताबिक उतने बच्चे को फ्री में एजुकेशन देना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसे शिकायत मिलती है लोकल बॉडी को या समुचित सरकार को, तो फिर आपको पनिशमेंट है। समझ में आया? हमें यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी बातें याद नहीं रखनी है, याद सिर्फ रखना है कि प्राइवेट स्कूल में 25% सीट रिजर्व, हाँ 25% नामांकन में आरक्षण, हाँ। अब अपने हिसाब से याद रखना है डिटेल। अब नामांकन देखिए, 2 शब्द इस्तेमाल हुआ है, दुर्बल बालक और सुविधाहीन बालक। इसका विस्तृत विवरण आपको धारा 2 में किया हुआ है, क्योंकि धारा 2 में शब्दावली है ना, तो मुख्य शब्दों का अर्थ बताया गया है। तो उसी धारा 2 में दुर्बल का अभिप्राय दिया हुआ है कि दुर्बल हम किसे मान रहे हैं? दुर्बल व्यक्ति यानी आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जो वीक है, ठीक है, इकोनॉमी में वीक है, मतलब जिसके माता पिता की वार्षिक आय प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, तो जिनका वार्षिक इनकम निर्धारित इनकम से कम है वही दुर्बल कहलाएंगे। ठीक है, यानी गरीब। आपने उसको जवाब दिया अपने भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, कि सर राशन कार्ड लेके जाते हैं सेंट जोसेफ स्कूल को एडमिशन हो जाता है। राशन कार्ड किसका बनता है? BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, गरीबी रेखा के नीचे वाले बालक। तो वही तो हो गए दुर्बल बालक, वही तो हो गए आर्थिक रूप से पिछड़े बालक। क्लियर है? तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे तो दुर्बल बालक भी लिख सकता है और आर्थिक रूप से पिछड़ा, इकोनॉमिकली वीक जो है ये लिख सकता है। क्लियर है? उसको जो है 25% आपको नामांकन देना है। फिर उसके बाद धारा 13 शुरू होता है। धारा 13 में क्या लिखा हुआ है? अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक। अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक। अब ये अनुवीक्षण क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। धारा 2 निकालेंगे, उसी में अनुवीक्षण का मतलब दिया हुआ है। शब्दावली का मतलब अब समझ में आ रहा है कि इस पूरे आर्टिकल में जहाँ जहाँ वर्ड इस टाइप का वर्ड आया है उसका एक्सप्लेन कर दिया गया है धारा 2 में, है ना। तो आपको अनुवीक्षण प्रक्रिया भी उसी में मिलेगा कि क्या होता है सर अनुवीक्षण प्रक्रिया। तो धारा 13
अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक की बात हो रही है। अब ये अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होता है? कॉन्वेंट स्कूल नामांकन प्रोसेस में 3 तरह का काम करते हैं। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इंग्लिश में या उर्दू में पूछ सकते हैं किन्हीं को भी, जिस भाषा में नहीं समझ में आए दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम, एग्जाम वगैरह बच्चे का होता है सेंट जोसेफ में। उसके बाद सुनिए इंटरव्यू, और लास्ट में क्या होता है? टेबल के नीचे वाला घूस, रिश्वत, ऐसे ना बोलिए बेइज्जती होगा, मुझे टेबल के नीचे वाला, हाँ। ये 3 प्रोसेस अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े कन्वेंट स्कूल में, कि आपका पहले एडमिशन फॉर्म लीजिए, एडमिशन एग्जाम होगा बच्चे का, बच्चा एडमिशन मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेगा, फिर बच्चे का या आपका माँ बाप का खास करके इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू क्यों लेता है जान ही रहे हैं कि मेरे ताम झाम को ये बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं, है ना। 7 तरह का ड्रेस दे सकेगा कि नहीं, टिफिन बदल बदल कर दे सकेगा कि नहीं। और अगर आपका बच्चा एंट्रेंस नहीं निकाल सका तो ये काम साइड से कीजिए। यहाँ से तीर गया, फिर यहाँ आ जा पाए हैं तो कहाँ थे? धारा 13 में क्या है? अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम लेना, इंटरव्यू लेना। क्या परेशानी है? अच्छा अरे तो 1 मिनट थोड़ी आराम से बैठ जाओगे। चेयर यहाँ लगा लीजिए मुफ्त। अच्छा पहले लो बैठ यहाँ लो। हमको बोलते हम देखो स्पेशल आदमी है, इस पे ध्यान दिया कीजिए आप लोग, नहीं तो ऐसे डिस्टर्ब कर देगा सबको। पैर हाथ नहीं लगी नहीं तो मेरा मोबाइल हिलने लगेगा। चलिए आगे बढ़े। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्लियर हो गया। इसमें 3 बातें आती हैं, समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग व्यवहारिकता देखते हैं। हर कन्वेंट स्कूल का ये सिस्टम है। बीएड डीएलएड में भी आप इस प्रोसेस से एडमिशन लेते हैं, है ना। सरकारी फीस कुछ और है, साइड से आप जाना चाहते हैं तो कुछ और बैक डोर है। क्लियर है। धारा 13 अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक। अब आइए धारा 14, इसको नोट कर लिए आप लोग। तो ये तीनों काम आपको नहीं करना है। प्राइवेट स्कूल को या सरकारी स्कूल को ये निर्देश है इस धारा के तहत। नामांकन के लिए प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं। नामांकन के समय प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं, प्रमाण पत्र मतलब जैसे आधार कार्ड मांगता है, मिडिल स्कूल में एडमिशन कराने जाइएगा, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र दीजिए, है ना। अगर जाति का आरक्षण लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र दीजिए। आपका इस टोला में घर है कि नहीं, कि दूसरे टोला से आए, नानी का नाके बसे हैं, यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, आवासीय प्रमाण पत्र दीजिए तब एडमिशन होगा। तो धारा 14 इन सारी बातों पर रोक लगाता है, कहता है बिना प्रमाण पत्र के, यानी बाध्यता नहीं का मतलब होता है देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो इस आधार पर आप उसका एडमिशन रोक नहीं सकते हैं। नहीं भी है आधार कार्ड, नहीं भी है जन्म प्रमाण पत्र, नहीं भी है कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तब भी आपको एडमिशन लेना है। 1 से 8
जो भी बातें हो रही है 1 से 8 की बात हो रही है। नहीं कुछ न कुछ तो लेता ही है देखिए, हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर सुनिएगा, एक बात सुन लीजिए आप लोग, हम लोग यहाँ सिद्धांत की बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धांत तो है 5 वक्त का नमाज पढ़ना, व्यवहार में कितने लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? एक एग्जाम्पल हम दिए, हम आप किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दिए। सिद्धांत बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, आपको जागरूक किया जा रहा है, आप टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है। व्यवहार में क्या हो रहा है उसे अभी मत देखिए, हाँ तुलना कीजिए जरूर कि देखिए क्या लिखा हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, लेकिन होता क्या है ना। आप जाएंगे टीचर बनेंगे तो आप ऐसा रूल फॉलो करवाइए। चलिए आइए, तो नामांकन के लिए प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं का मतलब समझ में आ गया कि नामांकन ये बोल करके आप रोक नहीं सकते हैं कि फला सर्टिफिकेट लाइए, नहीं है। अभिभावक एक सिंपल आवेदन दे देंगे कि ये मेरा बेटा बेटी है, इसकी जन्म तिथि ये है, हमारा घर यहाँ है, आप इसका नामांकन ले सकते हैं, हो गया, काफी है। समझ में आई बात, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। यानी फ्री एजुकेशन और नेसेसरी एजुकेशन की राह में जितनी भी रुकावटें थी सभी को खत्म करने की कोशिश की गई है इन सारे आर्टिकल के तहत। और ये अलग बात है कि सर ये सारी बाधाएं तो अभी भी मौजूद है ना, अभी भी कोई स्कूल परेशान करता है उस टीचर को, अभिभावक को कि ये लाइए वो लाइए वो लाइए, ये अलग मैटर है। धारा 14 समझ में आ गया। अब आइए धारा 15। धारा 15 तो सिंपल है, काफी पीछे बैठना। नामांकन की समय सीमा नहीं, नामांकन की समय सीमा नहीं। यूं तो यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, लेकिन अगर बच्चा 30 सितंबर के बाद भी आए तो आपको नामांकन लेना है, उसको नामांकन से वंचित नहीं करना है। यानी सरकारी सेशन 1 अप्रैल से चलता है और नामांकन भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है फरवरी, कहीं कहीं, लेकिन अंतिम नामांकन 30 सितंबर तक चलता है सरकारी। 30 सितंबर के अंदर कभी भी आप नामांकन हाँ ले सकते हैं। और अगर आप चाहें कि 30 सितंबर के बाद नामांकन ले, सितंबर तक आपका फैमिली बाहर गया था, अब यहाँ आया, अब बच्चे का नामांकन कराना चाह रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो स्कूल के प्रधान ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम लेंगे इनका नामांकन, ठीक है। क्योंकि ये तो शर्त थी कि 30 सितंबर तक, धारा 15 के तहत 30 सितंबर तक हमें नामांकन ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं भी ले पाए तो वो कह दिया है कि वर्ष के किसी भी समय आप नामांकन ले सकते हैं, नामांकन लेने से रोक नहीं है, समझ। या यूं कहें कि नामांकन की कोई समय सीमा, डेडलाइन, टाइम लाइन नहीं है, यहाँ निश्चित निर्धारित समय, फिक्स डेट नहीं है, इसी डेट के अंदर आपको लेना है। क्लियर है। उसके बाद है ये धारा 16, फेल नहीं। धारा 17, दंड नहीं। धारा 18, बिना मान्यता विद्यालय नहीं। धारा 16, 17, 18 गौर करेंगे आप, 12 से लेकर के अब तक जो हम चले हैं सब में किसी न किसी चीज पर रोक लगाई गई है ना। धारा 12 में क्या है, 25% नामांकन फ्री लेना है, यानी पैसा लेकर नामांकन पर रोक लगाया गया है। धारा 13 में हमने क्या पढ़ा कि अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाया गया है, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पर रोक लगाया गया है। धारा 14 में
सर्टिफिकेट मांगने पर रोक लगाया गया है नामांकन के समय, जन्म प्रमाण पत्र मांगने पर रोक लगाया गया है धारा 15 में, नामांकन का समय सीमा निर्धारित करने पर रोक लगाया गया है, और धारा 16 फेल करने पर रोक लगाया गया है, धारा 17 बच्चे को मारने पर रोक लगाया गया है, और धारा 18 बिना मान्यता के आप प्राइवेट स्कूल नहीं चला सकते। यानी आप अगर प्राइवेट स्कूल खोले हैं, चला रहे हैं, तो आपको सरकार से, लोकल बॉडी से मिलकर लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा स्कूल का। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर 2 साल से कोई स्कूल चल रहा है, कोई अगर पागलपंती किया, शिकायत किया, आप जांच हुआ तो आपके स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पर जुर्माना है। तो पहले इसको नोट कीजिए, हो गया। फेल नहीं का मतलब होता है कि पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। परीक्षा तो ली जाएगी लेकिन फेल नहीं किया जाएगा, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। क्लियर है, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन बाद में इसमें एक संशोधन हुआ था, केंद्र सरकार ने इसमें एडिट का काम किया और ये पावर राज्य सरकार को दे दिया कि अगर आप चाहें तो अपने राज्य में 5वीं में फेल पास कर सकते हैं, 8वीं में फेल पास कर सकते हैं। इसी के लिए आप लोग सुने होंगे कभी कभी 8वीं बोर्ड हो गया, 5वीं बोर्ड हो गया। तो 2008 में हुआ था। ये पावर राज्य सरकार को इसमें संशोधन करके दे दिया गया है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बिहार में इसी रूल को फॉलो किया जा रहा है। पहली से 8वीं कक्षा तक किसी भी कक्षा में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। क्लियर है। और धारा 17 स्कूल वगैरह में आजकल को गार्जियन को देखते हैं, हमारा बेटा को मारा, चल तो कौन मास्टर मारेगा, काहे कि उसको पता है कि आजकल मारना गैर कानूनी हो गया है। लेकिन ये पता नहीं है कौन से अधिनियम के तहत, कौन सी धारा के तहत। तो आज आप लोग जान लीजिए, RTE के धारा 17 के तहत बच्चे को मारने 2 कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, शारीरिक दंड, मानसिक दंड, यानी फिजिकली पनिशमेंट और मेंटली पनिशमेंट आप नहीं दे सकते। शारीरिक दंड मतलब छड़ी मारना, मुर्गा बनाना, और मानसिक दंड मतलब डांटना, बुर्बक है, बुद्धू है, कमजोर है पढ़ाई में, ये जो है उसको मतलब के डिमोरलाइज करना, या जाति आधारित कुछ बोल देना, या तुम गरीब है, तुम्हारे घर में माँ बाप जाहिल है इसलिए तुम नहीं पढ़ सक रहे हो, है ना। तो इस तरीके से ये इसको कहते हैं मानसिक दंड। तो ना तो आप शारीरिक दंड ना तो आप मानसिक दंड बच्चे को दे सकते हैं धारा 17 RTE की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और धारा 18 क्या है, बिना मान्यता के प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल तो सरकारी है, उसको मान्यता की आवश्यकता नहीं है, उसका तो स्थापना सरकार करती है ना। लेकिन प्राइवेट स्कूल अगर आप खोल रहे हैं तो आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। मान्यता का मतलब होता है परमिशन आपको सरकार से। हाँ, तो प्राइवेट स्कूल हम लोग कैसे कहते हैं कि प्राइवेट से DLED कर रहे हैं तो पहले चेक करो उसको मान्यता है कि नहीं। मान्यता नहीं तो उसके सर्टिफिकेट का वैल्यू ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है, वो अलग, उसका अलग रूल है। यहाँ पर 8वीं तक के स्कूल की बात हो रही है कि बिना मान्यता के आप कोई भी कन्वेंट प्राइवेट स्कूल, प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल नहीं चला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, फेल नहीं, दंड नहीं, बिना मान्यता विद्यालय। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक, प्रमाण पत्र पर रोक, और यहाँ क्या है, समय सीमा, नामांकन की समय सीमा पर रोक। अपने तरीके से कुछ टैग वर्ड इस्तेमाल करिए और इसको याद करिए। अपने जैसे हिंट हमने आपको कल कैसे दिया कि एक कहानी गढ़ दिए और उस कहानी से आपको याद होगी, उसी तरीके से आप तोड़ तोड़ के भी याद कर सकते हैं, है ना। फेल नहीं, दंड नहीं, बिना विद्यालय, बिना नामांकन, मान्यता नहीं। यहाँ पर क्या है, अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक, सर्टिफिकेट पे रोक, वर्ष के किसी भी समय नामांकन। अब उस लोग टैग वर्ड बना सकते हैं कि नामांकन की समय सीमा नहीं, प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं, और अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं। इस तरीके से आप अपना ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं, प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं, और नामांकन की समय सीमा नहीं। क्लियर है।
फेल नहीं, दंड नहीं, बिना मान्यता विद्यालय नहीं। 19 आप लोगों को बताया हुआ है। 19 में क्या लिखा हुआ है? हमने बताया था कि 19 और 25 के लिए ही तो वो सूची बनाई गई है। 7 अध्याय और 1 अनुसूची जो हम बताए थे, बिल्कुल, है ना। तो धारा 19 में विद्यालय के मानक की बात की गई है ना। नहीं, 25 में कुछ और है। जो 19 में विद्यालय के मानक है और 25 में जो है छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, ये भी स्कूल के मानक में ही आ जाता है। तो 19 में क्या है? विद्यालय के मानक। मानक क्या होता है? क्राइटेरिया हम कह सकते हैं उसको। क्राइटेरिया एक स्कूल में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, बेसिक सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यही तो विद्यालय का मानक कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि कुछ नापना है और घर में फीता हमारे पास नहीं है, तो कैसे नापते हैं? फीता से नाप लिया, हाथ से नाप लिया, रस्सी से नाप लिया। रस्सी का नाप लेके गए कपड़ा का दुकान, कितने बड़ा हमको कपड़ा दीजिएगा? बच्चे का जूता लाने के लिए क्या करते हैं? पैर का नाप ले लेते थे रस्सी से, और उसके बाद इतने बड़ा जूता देना, नंबर नहीं बता पा रहे हैं। तो ये हुआ बिना मानक, दाएं बाएं, है ना। पहला का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राम किलोग्राम के बदले पहला का इस्तेमाल कर रहे हैं, लीटर के बदले पाथा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझते हैं पाथा ना आप लोग? हाँ, तो ये सब जो हुआ लोकल हुआ नाप। लेकिन एक स्टैंडर्ड नाप जो होता है वो केजी बनाया गया है, लीटर बनाया गया है। उसी तरीके से एक स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि स्कूल का रचना जो है युवाकार का होना चाहिए। अगर प्राथमिक विद्यालय है तो कम से कम 2 कक्ष, क्लासरूम कम से कम 2 होना चाहिए, एक कार्यालय होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए, विद्यालय में बाउंड्री वॉल निश्चित होना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड जरूर होना चाहिए, लड़का और लड़की के लिए अलग अलग सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, पानी स्वच्छ या शुद्ध पानी की सुविधा होनी चाहिए। ये सब एक विद्यालय के क्राइटेरिया है, ठीक है, शर्तें हैं विद्यालय खोलने के लिए। मान लीजिए आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है, सरकार से मान्यता लेना है, तो आपको ये सारे चीजों को फुलफिल करना होगा। आपको तभी मान्यता मिलेगी जब आप धारा 19 के सारे कॉलम को पूरा करते हैं, है ना। और अगर नहीं करते हैं तो आपको फिर मान्यता नहीं मिलेगी। हाँ, वो आके फिजिकली चेक करता है, भौतिक निरीक्षण करता है, तब आपको मान्यता देता है ना। तो यहाँ पर विद्यालय के मानक दिए हुए हैं। क्या क्या मानक है अभी हमने आपको वर्बली बताया। जब अनुसूची खोलिएगा, लास्ट में दिया हुआ आपको जो प्रतिलिपि हम दिए हैं उसमें अनुसूची लास्ट में दिया हुआ है विद्यालय के मानक, भवन, 4 दीवारी, सब चीज डिटेल लिखा हुआ है। उसको आप लोग सेल्फ स्टडी से देख लीजिएगा। उसके बाद आइए 20, ये 20 धारा सबसे अलग है। धारा 20 जो है ये सबसे अलग है, इन सारे चीजों से बातों से हट कर है। धारा 20 ओवरऑल के लिए है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर समय कभी भी किसी जानकारी वीडियो देता है सर, रोक देते हैं। रफात, यहाँ ध्यान दीजिए, मनन बंद कीजिए। 20वीं धारा में समझाने से पहले हमने आपसे एक सवाल किया कि आरटीई को राज्य सरकार ने बनाया है, इस कानून को राज्य सरकार ने बनाया है कि केंद्र सरकार ने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया है, ठीक है, और सभी सरकारों पर लागू है। क्लियर है? इसलिए इसमें अगर कभी जरूरत पड़े सुधार करने का, कुछ नया इसमें जोड़ने का या इससे कुछ डिलीट करने का, तो ये डिलीटिंग यानी एडिटिंग का काम जो है ये पावर किसको मिलना चाहिए? जिसने बनाया है। तो यहाँ पर यही प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार
इस अधिनियम में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन या किसी धारा को विलोपित कर सकता है, यानी एबोलिश कर सकता है, या किसी धारा, कुछ नई धारा उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, कुछ हाँ नहीं, केंद्र सरकार के कानून में राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर राज्य सरकार इसी को बेस मानकर अपने स्टेट के लिए अलग आरटीई बना सकती है। इसको बेस बना के, जैसे हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं क्लास 5 की ईवीएस, तो बिहार सरकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि वही एनसीईआरटी की बुक चलाए, वो अपनी अलग किताब छापेगा, लेकिन वही 5 थीम रहना चाहिए, 6 थीम जो है वही थीम रहना चाहिए। मैटर आप चेंज कर दीजिए, कहानी चेंज कर दीजिए, लेकिन आप थीम वही होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मानक, उसी मानक के हिसाब से, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अपना किताब डेवलप करना है अपने विद्यालय में चलाने के लिए, या आप चाहें तो एनसीईआरटी को डायरेक्ट फॉलो करवा सकते हैं। उसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी बनाया गया शिक्षा से संबंधित कानून को, उसी को देखकर उसी के जैसा आप अलग से कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों कानून में डिफर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ धारा 20 क्या है? इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, इस अधिनियम में संशोधन, अब संशोधन को अंग्रेजी में कहते हैं अमेंडमेंट। और उसके अंदर 2 बातें आती है, चाहे तो डिलीट करना किसी को, चाहे किसी चीज को ऐड करना। ठीक है, संशोधन अमेंडमेंट, आप भाषा में इसको कह सकते हैं एडिटिंग का काम, मोबाइल की भाषा में एडिटिंग। इस अधिनियम में एडिट करने का पावर किनको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। हो गया? सोच रहा है, यहाँ तक समझ में आया? धारा 12 में हम लोगों ने पढ़ा कि प्राइवेट स्कूल कक्षा 1 में 25% विद्यार्थी को नामांकन लेगा। धारा 13 में हम लोगों ने पढ़ा कि अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक लगाई गई है। धारा 14 में हम लोगों ने पढ़ा कि नामांकन के समय प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। धारा 15 में हम लोगों ने पढ़ा नामांकन की कोई समय सीमा नहीं। और उसके बाद धारा 16 में पढ़ा हम लोगों ने कि किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं, दंड नहीं। 18 में विद्यालय, 19 में विद्यालय के मानक, 20 में संशोधन का पावर, 21-22 भी स्कूल से ही जुड़ा हुआ है और उसके बाद फिर टीचर से जुड़ा हुआ आ जाता है। 23, 24, 25 जो है टीचर के दायित्व का वर्णन किया गया है, और 21-22 तक स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही था विद्यालय एवं शिक्षक के दायित्व। चौथा अध्याय 12 से 28 तक है। इसका हेडलाइन क्या रखा गया? इस अध्याय का नाम विद्यालय एवं शिक्षक के दायित्व। तो 22 धारा तक विद्यालय के दायित्व दिया गया है, और 23, 24, 25 में टीचर की बात आती है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा कर्तव्य है, तो ये किस धारा में वर्णन है, तो आपको उस धारा का नाम बताना है। लेकिन 21-22 को पढ़िए। सरकारी स्कूल में स्कूल के डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है।
जिसको स्कूल डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, शॉर्ट में एसएमसी कहा जाता है या एसएमडीसी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग हाई स्कूल में एसएमडीसी कहते हैं उसको, यहाँ एसएमसी कहते हैं। हिंदी में आप लोग विद्यालय विकास समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति कह सकते हैं। इसका काम है विद्यालय की समस्याओं को दूर करना। ठीक है, एसएमसी का गठन कैसे किया जाएगा, कौन कौन से मेंबर इसमें होंगे, इन सारी चीजों का वर्णन धारा 21 में किया गया है। और एसएमसी काम क्या करेगा, उसे क्या किस लिए इसका गठन किया गया है, यानी एसएमसी के दायित्व क्या है, ये धारा 22 में कहा गया है। एसएमसी का गठन और धारा 22 में एसएमसी के कर्तव्य। स्कूल एस से हो गया स्कूल, एम से हो गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, कमेटी में डबल ई होगा रे। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक है, धारा 21 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय, सरकारी जो विद्यालय होंगे उसमें एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में कितने मेंबर होंगे वो सारा चीज आपको अनुसूची में लिखा गया होगा। ठीक है, उसमें 16 मेंबर की चर्चा की गई है। उसमें मेंबर 16 कहाँ कहाँ से पूरेंगे, कौन कौन होंगे, इस समिति का सचिव कौन होगा, यानी सेक्रेटरी कौन होगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे, उनका काम क्या है, बैठक कब करना है, ये सारी चर्चा कहाँ मिलेगी, धारा 21 में। अध्यक्ष होता है अभिभावक, नहीं, यहाँ अध्यक्ष अभिभावक नहीं होगा। अभिभावक किस पिता को? दो सदस्य मतलब अभिभावक जो है, सेक्रेटरी जो है ना, हाँ, एक मेंबर में मतलब एक कोई कमेटी के अंदर एक हेड होता है ना, तो उसमें कौन कौन बनेंगे, 16 मेंबर कौन कौन रहेंगे उसका विवरण किया हुआ है कि गार्जियन होंगे, महिला गार्जियन होंगी, पुरुष गार्जियन होंगे, और अगर कोई स्कूल डोनेट किया, अगर कोई स्कूल डोनेट किए हुए ज़मीन पर बना है तो फिर उस डोनेटर के परिवार से भी एक आदमी होंगे। इस टाइप से सारी चर्चा आपको इस धारा में मिलेगी। ठीक है, कि एसएमसी का गठन कैसे होता है, कितने मेंबर होते हैं, ये सब आप अपना प्रतिलिपि निकाल के पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। एसएमसी का गठन, और इसमें लिखा हुआ है कि एसएमसी क्या काम करेगा। तो एसएमसी का काम क्या है, विद्यालय में विकास योजनाओं को बनाना, कि विकास, विद्यालय का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, फंड आया तो इस फंड का इस्तेमाल कैसे होगा, 4 दीवारी टूट गया उसको रिपेयरिंग करवाना है, कि शौचालय रिपेयरिंग करवाना है, कि पंखा इसको लगवा दें, है ना, या क्या करें, उससे संबंधित बैठक होती है। बैठक में डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, इसमें फंड को जो है इस तरीके से खर्च किया जाए। तो मेन मकसद, उसका मोटो क्या होता है, विद्यालय के डेवलपमेंट में मतलब के काम करना, कैसे होगा उस पर बैठक करना, ताकि विद्यालय की व्यवस्था सही रहे। क्लियर है, यहाँ तक में कहीं को ये दोनों धारा को अलग से याद रखना है। ये 2 धारा स्पेशली एसएमसी के लिए है, विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस धारा के तहत विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगा, या विद्यालय में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक एसएमसी का गठन किया जाएगा, ये कौन सी धारा में कहा गया है। ठीक है, या यूँ कह सकता है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन क्यों किया जाता है, अब नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, शिक्षक पर निगरानी रखने के लिए, विद्यालय पर निगरानी रखने के लिए, विद्यालय के विकास के लिए, तो इससे विकास से रिलेटेड जो ऑप्शन रहे आपको उसे ऑप्शन मारना है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए धारा 23, 24, 25 उठा दे, इसको भी 2 पार्ट में हम इस तरीके से 3-3 का ग्रुप बना के कर सकते हैं यार। धारा 23, धारा ये सब टीचर से रिलेटेड है, दोनों पार्ट जो है
शिक्षक से रिलेटेड है। शिक्षक के बारे में यहाँ भी बातें की गई हैं, शिक्षक के बारे में यहाँ भी बातें की गई हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले टीचर की बहाली होगी, है ना, तो शिक्षक का पद, नियोजन, वेतन, प्रशिक्षण, ज्वाइनिंग, मतलब शिक्षक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षक यानी 23 धारा में लिखा गया है कि शिक्षक का पद यानी प्राथमिक शिक्षक, मध्य विद्यालय शिक्षक, स्कूल, ज्वाइनिंग है, नियुक्ति कर दीजिए, उसमें नियुक्ति लिखा हुआ होगा, नियुक्ति लिख दीजिए। नियुक्ति, वेतन, प्रशिक्षण, इसके बारे में चर्चा की गई है कि समय समय पर टीचर को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। टीचर का वेतन निर्धारण कैसे किया जाएगा, कितना वेतन मिलेगा, शिक्षक पद पर कैसे बहाल किया जाएगा, किस प्रक्रिया से शिक्षक को, किस टाइप के टीचर को बहाल करना है ना। आप लोग सुने ना कि पहले शुरू में बिना ट्रेनिंग वाला भी टीचर बना है 2011 में, फिर उसके बाद में आ गया कि नहीं, उसके पहले आइए बिना टीईटी के पास हो जाता, मतलब नौकरी होती थी। बाद में नियम आ गया कि नहीं अब आपको दक्षता परीक्षा पास करना होगा, तो टीईटी निकल गया, तो बिना मतलब कि टीईटी पास करके सब नौकरी लिया। फिर बाद में आ गया कि नहीं टीईटी के साथ ट्रेनिंग भी होना चाहिए, तो अब आप लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ रहा है। बाद में आ गया कि नहीं टीईटी भी करने के लिए पहले ट्रेनिंग करिए, तब पहले आप लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ रहा है। तो समय समय पर ये मतलब कि निर्धारण किया जाता है कि शिक्षक का पद कैसे भरा जाएगा, रिक्त पद, उसको वेतन कैसे मिलेगा, किस फंड से मिलेगा, उसको ट्रेनिंग किस प्रकार दिया जाएगा, सेवाकालीन ट्रेनिंग क्या होता है, सेवा पूर्व ट्रेनिंग क्या होता है। आप लोग जो यहाँ पर अभी है सेवा पूर्व ट्रेनिंग लेकर आई है ना, यानी स्कूल में टीचर की सेवा देने के पहले आप ट्रेंड हो गई हैं, इसको कहते हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण। और एक होता है सेवाकालीन प्रशिक्षण, मतलब आप नौकरी में आ गई, अब सरकार आपको ट्रेंड कर रही है, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। क्लियर है। और वो प्रशिक्षण के बाद भी बीच बीच में आपको अप टू डेट करने के लिए समय समय पर 6 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का प्रशिक्षण चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये सारे प्रोविजन इस आर्टिकल के तहत किया जाता है। क्लियर है। धारा 24 में शिक्षक के पद, शिक्षक के पद, नियुक्ति, वेतन, प्रशिक्षण आदि की चर्चा है। और इसमें क्या है, शिक्षक के कर्तव्य, टीचर के दायित्व, टीचर के कौन कौन से ड्यूटीज हैं, इसके बारे में लिखा गया है। हर तरह का ट्रेनिंग, बहुत सी तरह आप लोग याद रखिए, आप जब नौकरी में आइएगा तो आपको 7 ड्यूटीज निभानी है। क्या क्या ड्यूटीज है इसको आपको मुज़बानी याद रखना, क्योंकि आपको यहाँ पर फंसाने के लिए ऐसे कह सकता है इनमें से कौन शिक्षक के दायित्व हैं या इनमें से कौन शिक्षक के एक दायित्व नहीं है ना, है या नहीं पर सवाल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपका दायित्व है स्कूल समय पर और नियमित आए। स्कूल में नियमित आएंगे, नियमित मतलब रेगुलर, बाकी नहीं मारना। हाँ, 24 के अंदर 7 ड्यूटीज है। सिलेबस को, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करेंगे।
पढ़ाने का स्तर, सरल से कठिन लेवल, गति और शिक्षण योजना और शिक्षण योजना बच्चों की क्षमता के अनुसार और आवश्यकता पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे। देखिए तीसरे में क्या लिखा हुआ है कि आपको अपना बुद्धि से अपने मेथड से नहीं पढ़ाना और मुट्ठी वाला कि आए लेक्चर मारा चले गए। बच्चे के लेवल को देखते हुए किस लेवल का बच्चा है, गति किस गति में वो सीख सकता है। हड़बड़ा के तेजी से पाठ्यक्रम को पूरा 3 महीने में कंप्लीट करके आराम नहीं करते रहना। और शिक्षण योजना, पढ़ाने का प्लानिंग कि इसको किस टाइप से हमें पढ़ाना चाहिए। जैसे हमने प्लानिंग किया कि धारा कैसे आपको याद करानी चाहिए, इसके लिए हमें आइडियाज खुद डेवलप करना है टीचर होने के नाते कि हम किस तरीके से बच्चों को दें कि उसको बेहतर से बेहतर ज्ञान मिले तरीके से। तो पढ़ाने का लेवल, स्पीड और लेसन प्लान, टीचिंग प्लान बच्चों के एबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। क्लियर है? और अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको स्पेशल क्लास भी लेना है। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि कक्षाएं स्कूल बंद हो गई, उसके बाद फिर बाद में निकला कि चलिए एक काम कीजिए, स्पेशल क्रैश कोर्स के नाम से सरकार ने एक कोर्स, कैचअप कोर्स के नाम से एक कोर्स कराया हम लोगों को, और उसके बाद स्पेशल क्लास दे करके बच्चों को साल भर के कोर्स को 3 महीने में पूरा करवा दिया। ठीक है? उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे 75% साल भर में हाजिरी नहीं पूरा सकते हैं, अटेंडेंस नहीं पूरा सकते हैं, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई अधूरा रह जाता है। तो उस सिलेबस को कवर करने के लिए उसके लिए हमें स्पेशल क्लास की व्यवस्था करनी पड़ती है। या समावेशी कक्षा की अगर हम बात करें तो हमारे स्कूल के अंदर हमने पढ़ा है कि हर लेवल के बच्चे हैं। अब कुछ कमजोर बच्चे हैं, उसको क्लास नहीं समझ में आया, तब आपको उसके लिए स्पेशल क्लास की व्यवस्था करनी है। तो आप अपने दायित्व से हट नहीं सकते कि हम अपना क्लास ले लिया अब हम नहीं पढ़ाएंगे। आपको हेड से तू में नहीं करना, बल्कि अगर आपको हेड देते हैं स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास आपके रूटीन के मुताबिक एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, या कोई टीचर आज छुट्टी पर है और उनके क्लास सफ़र कर रहा है तो उनका क्लास सफ़र ना हो, इसके लिए आपको उसका लीजर जो है घंटी मिल सकता है। तो आपको इसे करना है अपना दायित्व समझकर, ना कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। हाँ, वो तो शिक्षण विधि है ही कि हमको किस विधि से पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर 3 बातें हम लोगों ने समझा कि हमें टीचिंग प्लानिंग बच्चों के लेवल के हिसाब से बनाना है, बच्चों के स्पीड, सीखने का जो उसका स्पीड है या पढ़ने का जो लेवल है उस हिसाब से काम करना है। अब उसके बाद चौथा जो है क्या बोलते हैं, टीचर पेरेंट मीटिंग, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पेरेंट मीटिंग लिख दीजिए। माता पिता व अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है माता पिता व अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इसका मतलब यही हुआ पेरेंट्स मीटिंग भी आपको समय समय पर करना है। उसके बच्चे के बारे में क्या प्रोग्रेस है, उनके गार्जियन से बात करना है, क्यों बच्चा अब्सेंट हो रहा है, क्यों बच्चा होमवर्क नहीं बना पा रहा है। तो उसके लिए आपको पेरेंट्स से मिलकर उसको बताना है कि आपके बच्चे में क्या प्रोग्रेस है या क्या कमी है। माता पिता या अभिभावकों के साथ संवाद यानी मीटिंग वगैरह, वार्तालाप आपको करना, ये भी आपकी ड्यूटीज है। उसके बाद क्या है, सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना। सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना।
ये भी आपका ड्यूटीज है कि समय समय पर जो सरकार कैचअप कोर्स और अभी चल रहा है दीक्षा कोर्स करके चल रहा है ना, तो ये सारे कोर्स को, ये तो ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स भी कराया जाता है ट्रेनिंग, तो समय समय पर आपको उसमें ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है। यहाँ इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ चौथा सात दायित्व का चौथा 7 कर्तव्य है। धारा 23 में, धारा 24 में शिक्षक के 7 दायित्व हैं, इसको आपको याद रखना है। स्कूल में नियमित आना, रेगुलर मतलब समय पर, यहाँ समय नहीं लिखा हुआ लेकिन ये भी याद है समय पर आना है। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना है, पढ़ाने के लेवल बच्चों के अकॉर्डिंग रखना है, माता पिता के साथ मीटिंग भी करना है समय समय पर, और सरकार जब जब आपको ट्रेनिंग का व्यवस्था करे तो उसमें भी भाग लेना है। छठा कर्तव्य हमारा क्या है, लिखा है थोड़ा सा नहीं है जी, प्रति सप्ताह शिक्षणों में भाग ये 7 कर्तव्य है। प्रति सप्ताह 45 पीरियड लेना है, यानी 45 क्लास आपको एक हफ्ता 6 दिन में लेना है। और अगर आवश्यकता पड़े तो आपने पढ़ लिया कि स्पेशल क्लास भी आपको लेना है, लेकिन मिनिमम आपको 45 कालांश है ना। आप लोगों को असाइनमेंट में किया गया ना, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह मिला होगा। 45 क्लास दिखाना, 45 क्लास कालांश मतलब पीरियड होता है। 45 घंटी या 45 पीरियड, 45 का पीरियड समझ रहे हैं ना, कालांश। ये नहीं बोल रहे कि एक कालांश कितना मिनट का होता है, बल्कि आपको कितनी घंटी, कालांश माने घंटी बोल लीजिए, क्या घंटी आपको लेना है। एक दिन में आपको 6 घंटी 7 घंटी अगर ले रही हैं तो 7 6 के 42 हुआ। तो आप घंटी, आप समझ लीजिए ये बात, इस अगर हम इसको डिवाइड करते हैं एक दिन में कितना घंटी पढ़ाना है तो आ जाएगा 7 6 के 42, तो ये कम हो रहा है। तो क्या 7 घंटी लगातार टीचर पढ़ाएगा? क्लास स्कूल में 8 घंटी होती ही है। स्कूल में सरकारी ये देखिएगा डेली रूटीन, तो उसमें 8 घंटी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं हो रही है। 45 कालांश में एक कालांश हो गया प्रेयर, चेतना सत्र बोलते हैं उसको, है ना, वो भी 1 घंटी ही कहलाएगा। उसमें भी आपको शामिल होना जरूरी है। ये नहीं कि हो गया प्रार्थना उसके बाद आप स्कूल पहुंचे, आपका 1 घंटी सफर कर लिया, 45 आपका नहीं पूछ सकते। खेल की भी 1 घंटी बच्चे की होती है ना, तो वो भी आप उसमें भी शामिल हैं, तो वो भी आपका ऐड हो गया। सिर्फ पढ़ाने में 45 पुराइएगा तब तो थक जाइएगा। टिफिन का गिनती नहीं है, 4 घंटे टिफिन के पहले, 4 घंटे अच्छा पीटी जो है ना वही चेतना सत्र हुआ, पीटी भी 1 घंटी हुआ, ठीक ना, वो 10 मिनट का होता है। प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना, लर्निंग रिपोर्ट तैयार करना कि हम जिस स्कूल क्लास के क्लास टीचर हैं, उस क्लास टीचर में क्लास के अंदर हमारा जितना बच्चा है सबका हमें अलग अलग रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए, जिसको आप लोग पोर्टफोलियो, है ना, पोर्टफोलियो तैयार करना है, केस स्टडी तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद और एक रिपोर्ट होता है वो तैयार करना है, ठीक है।
बच्चे में सारे एक्टिविटी का रिकॉर्ड लिखना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिगम रिकॉर्ड। तो अधिगम रिकॉर्ड पोर्टफोलियो ही होता है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझ लीजिए, एसीडीपी में पढ़िएगा आप लोग के पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। अधिगम रिकॉर्ड यानी किस विषय में बच्चा कितने लेवल पर है, कितना सीख पा रहा है, कहाँ कमी है, कहाँ पर समस्या है, सारा रिकॉर्ड रखना ये आपका दायित्व है। करते हैं क्या? जी से करते हैं। ट्रेनिंग में आप लोग को सिखाया जाता होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ओवर टाइम।